नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय छापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्य शास्त्र इस 11वें प्रश्न पत्र में हम काव्य हेतुओं की आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज के इस ताशिका में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत। हम देखते हैं काव्य हेतु। काव्य हेतु, काव्य को साहित्य भी कहा जाता है। काव्य और साहित्य समान अर्थी शब्द हैं। काव्य हेतु या साहित्य हेतु। तो हेतु क्या है? तो हेतु का शाब्दिक अर्थ कारण है। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य हेतु को काव्य कारण भी कहा जाता है। साहित्य लिखने के लिए इन कारणों की साहित्यकार को आवश्यकता होती है। इसके बगैर साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। काव्य का जो तात्पर्य है वह कवि कर्म तथा हेतु का अर्थ कारण है। तो इसमें कवि का काव्य निर्माण करने के लिए जो उसमें सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाला कारण होता है उसे ही काव्य हेतु कहते हैं। काव्य हेतु अर्थात काव्य की रचना करने वाले कवि में ऐसी कौन सी विलक्षण शक्ति या उसको हम कारण या हेतु कह सकते हैं जिसके द्वारा वह साधारण मानव होते हुए भी असाधारण काव्य की सृजना करता है। सृजना करता है अर्थात काव्य का निर्माण करता है। वह शक्ति लौकिक है अथवा अलौकिक है, इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। कैसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा कारण है, ऐसे कौन से हेतु है जिसके कारण एक साधारण मनुष्य एक असाधारण काव्य की रचना करता है। तो हम हमेशा साहित्य के हेतु और प्रयोजन में एक गड़बड़ी कर देते हैं। अक्सर हम इन दोनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, किंतु हेतु और प्रयोजन का अर्थ एक नहीं है। दोनों में वही अंतर है जैसे बीज और फल में होता है। पेड़ को फल लग जाते हैं तो हम यह उसका प्रयोजन मानते हैं या यह उसका प्रयोजन हुआ। भारतीय और पाश्चात्य मनीषियों ने इस पर विचार किया है और इस विषय पर अपने अपने ढंग से जो भी विचार है, मत है, वह व्यक्त किए हैं। काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य रचना में समर्थ होता है। इसके अंतर्गत काव्य सृजन की जो विविध प्रक्रिया हैं उन विविध प्रक्रियाओं का विवेचन किया जाता है। काव्य हेतु दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य और हेतु। भारतीय काव्य शास्त्र में इन पर काफी चर्चा हुई है। साहित्य के हेतु से तात्पर्य है वह तत्व जो साहित्य रचना का कारण या प्रेरणा स्रोत है। तो इस प्रकार साहित्यिक रचना को निर्माण करने के लिए साहित्यकार को प्रेरणा देने वाला तत्व साहित्य हेतु कहलाता है। संसार में विभिन्न प्रकार की घटित घटनाओं का भला बुरा जो प्रभाव है
व्यक्ति के मन पर पड़ता है उसे वह अभिव्यक्त करना चाहता है, परंतु साहित्य निर्माण की क्षमता हर एक व्यक्ति में नहीं होती है। वह केवल उसी व्यक्ति में होती है जो एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा से संपन्न होता है। यही प्रतिभा साहित्य के हेतु, कारण या प्रेरणा स्रोत कहलाती है। तो इस प्रकार काव्य क्या है? तो काव्य कवि का कर्म है। काव्य हेतु, इस हेतु का जो अर्थ है वह एक प्रेरणा स्रोत है, एक विलक्षण शक्ति है, और जिस व्यक्ति में इस प्रकार की प्रतिभा शक्ति होती है या वह प्रेरणा स्रोत होता है, उसे ही काव्य हेतु कहा गया है, उसे ही काव्य कारण भी कहा गया है। साहित्य के माध्यम से हम अपने भाव, आशा, आकांक्षाएं, विचार, संकल्पना आदि को अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति की कामना एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। छोटे बड़े सभी अपनी आत्मानुभूति दूसरों को सुनाना चाहता है। उदात्त भावों की सृष्टि के लिए साहित्य एक साधन है जिसका मानवीय जीवन से अटूट संबंध है। जीवन के आदर्श साहित्य के आदर्श हैं, जीवन की प्रेरणाएं साहित्य की प्रेरणाएं हैं। तो इस प्रकार हर एक मनुष्य अपने जो भाव है, अपनी जो आशा है, अपनी जो आकांक्षा है, विचार, अपनी जो संकल्पना है, उसको वह दूसरों के पास व्यक्त करना चाहता है। ये हर एक की कामना होती है कि अपने जो विचार है, अपनी जो आशा, आकांक्षा, भाव है, वह दूसरों के पास व्यक्त करे। लेकिन हर एक तो इस प्रकार व्यक्त नहीं कर सकता है। अभिव्यक्ति की ये जो कामना है वह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। छोटे बड़े सभी में ये आत्मानुभूति दूसरों को सुनाने की होती है, परंतु वह सभी के माध्यम से नहीं होती है। ऐसे जो उदात्त भाव होते हैं या जिनके उदात्त भाव है, जिनके पास इस प्रकार के भाव होते हैं, या उदात्त भावों की सृष्टि के लिए साहित्य एक साधन है। जिनके पास इस प्रकार के उदात्त भाव होते हैं वही साहित्य के माध्यम से उसको व्यक्त करते हैं, जिसका मानवीय जीवन से अटूट संबंध है। तो इस प्रकार साहित्य का और मनुष्य जीवन का अटूट संबंध है। जीवन के आदर्श साहित्य के आदर्श हैं और जीवन की जो प्रेरणा है वही साहित्य की प्रेरणा है। तो इस प्रकार हम संस्कृत के आचार्यों द्वारा प्रस्तुत जो काव्य हेतु है उसकी हम चर्चा करते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने साहित्य के हेतु के रूप में प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास को ही विशेष महत्व दिया है। तो इस प्रकार संस्कृत के विद्वानों ने केवल 3 काव्य के हेतु को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें प्रतिभा शक्ति है, उत्पत्ति या उसको ही निपुणता कहा जाता है, और अभ्यास। इन तीनों को ही विशेष महत्व संस्कृत के आचार्यों ने दिया है। परंतु कुछ आचार्यों ने समाधि को भी साहित्य हेतु के अंतर्गत स्थान दिया है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इन 4 हेतुओं की चर्चा हम यहाँ करते हैं। तो ये जो 4 हेतु है, प्रतिभा शक्ति, दूसरा उत्पत्ति या निपुणता, तीसरा अभ्यास और चौथा समाधि है। तो हम एक एक की चर्चा करते हैं। संस्कृत आचार्य द्वारा प्रस्तुत जो काव्य हेतु है उसमें पहला प्रतिभा शक्ति है। संस्कृत के प्रायः सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है। अधिकांश आचार्यों ने प्रतिभा को जन्मजात शक्ति माना है। तो ये प्रतिभा क्या है? तो प्रतिभा का जो अर्थ है उसको हमें समझना है। एक सीधा साधा सामान्य जो अर्थ है प्रतिभा का, अर्थात वो चतुर, जिसके पास विलक्षण बौद्धिक शक्ति होती है या जिसकी बुद्धि तेज होती है, अर्थात उसको ही हम प्रतिभा शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत के सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है और अधिकांश जो आचार्य हैं
वो प्रतिभा को जन्मजात शक्ति मानते हैं। प्रतिभा वह विशिष्ट अंतःकरण की शक्ति है जिसमें निर्माण और रचना की विरल क्षमता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रतिभा क्या है? तो प्रतिभा एक विशिष्ट प्रकार की अंतःकरण की शक्ति है, अंत शक्ति है, जिसमें निर्माण या रचना की विरल क्षमता होती है। अर्थात जिनके पास इस प्रकार की ये अंतःकरण की शक्ति होती है, जिसको हम प्रतिभा कहते हैं, जिनके पास ये प्रतिभा होती है, उसमें निर्माण या रचना करने की क्षमता होती है। जिस व्यक्ति में प्रतिभा होती है वे ही सत्य काव्य की रचना करते हैं। सत्य काव्य यानी कि एक सत्य काव्य की, एक उत्कृष्ट काव्य की रचना करने के लिए प्रतिभा शक्ति की आवश्यकता होती है। और जिस व्यक्ति के पास इस प्रकार की अंतःकरण की शक्ति होती है वही काव्य का निर्माण कर सकता है। और इस प्रकार की जो अंतःकरण की शक्ति होती है उसमें निर्माण और रचना की विरल क्षमता होती है। और इसी क्षमता के आधार पर व्यक्ति सत्य काव्य की रचना करता है। काव्य निर्माण में प्रतिभा का बड़ा योगदान होता है। प्रतिभा के कारण ही कवि साधारण आदमी से ही अधिक संवेदनशील होता है। तो इस पर ये प्रतिभा शक्ति क्या करती है? तो जो भी साधारण व्यक्ति है उस साधारण व्यक्ति की जो प्रतिभा शक्ति है वह उसको असाधारण आदमी बनाती है। अर्थात उसकी जो संवेदनशीलता है वह अधिक तेज होती है। तो इस प्रकार ये जो प्रतिभा शक्ति है, इस प्रतिभा शक्ति के कारण ही साधारण आदमी से वह अधिक संवेदनशील होता है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रतिभा जन्मजात होती है या उसे बाद में भी प्राप्त किया जा सकता है। विद्वानों ने दोनों प्रकार की प्रतिभा को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रतिभा शक्ति अगर इस प्रकार का कार्य करती है, साहित्य निर्माण का कार्य करती है, तो ये प्रतिभा शक्ति मनुष्य के पास कब प्राप्त होती है, कब मिलती है? जन्मजात होती है या जन्म के बाद उसको प्राप्त किया जाता है? इसके आधार पर प्रतिभा शक्ति दो प्रकार की होती है। एक जन्मजात होती है और दूसरी जन्म के बाद उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार की प्रतिभा शक्ति है और विद्वानों ने दोनों प्रकार की जो प्रतिभा शक्ति है उसको स्वीकार किया है। तो कुछ विद्वान यह मानते हैं कि प्रतिभा नैसर्गिक होती है, अर्थात वह मनुष्य के पास जन्मजात होती है। अर्थात ही ईश्वर मनुष्य को प्रतिभा प्रदान करता है, किंतु कुछ विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि प्रतिभा को हम अन्य प्रयत्नों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ विद्वानों में दो प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रतिभा शक्ति जो नैसर्गिक होती है, जन्मजात होती है, और ईश्वर मनुष्य को इस प्रकार की जो प्रतिभा है वह जन्म के साथ दे देता है। तो दूसरे वर्ग के जो विद्वान हैं वह मानते हैं कि प्रतिभा को हम अन्य प्रयत्नों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार की प्रतिभा शक्ति का विचार विद्वानों ने किया है। संस्कृत तथा पाश्चात्य विचारकों के अनुसार प्रतिभा जन्मजात होती है, उसे ही ईश्वर प्रदत्त, अर्थात उसे ही ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर ने प्रदान की प्रतिभा कहते हैं। आचार्य भामह प्रतिभा को काव्य का प्रधान तत्व मानते हैं। तो इस प्रकार आचार्य भामह प्रतिभा को काव्य का प्रधान तत्व मानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसके कारण ही काव्य का सृजन होता है। तो आचार्य दंडी ने प्रतिभा को नैसर्गिक माना है, निसर्ग प्रदत्त है। नैसर्गिक प्रतिभा शक्ति का उन्होंने स्वीकार किया है या उसको वो मानते हैं। अर्थात ऐसी जो प्रतिभा शक्ति होती है वह किसी के पास जन्मजात होती है। इस प्रकार की जो प्रतिभा शक्ति है उसे आचार्य दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा कहा है। तो इस प्रकार की प्रतिभा को आचार्य वामन ने भी कविता बीज प्रतिभा नभा इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात प्रतिभा कविता का बीज है
जिस तरह बीज से ही पेड़ तैयार होता है, उसी प्रकार प्रतिभा के कारण ही कविता का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये प्रतिभा क्या है, तो बीज के रूप में है। जिस प्रकार बीज से पेड़ तैयार होता है, उसी प्रकार इस प्रतिभा रूपी बीज से कविता रूपी पेड़ का निर्माण होता है। तो पाश्चात्य के एक कथन के अनुसार प्रतिभा निसर्ग प्रदत्त ही होती है। पोएट्स आर बॉर्न नॉट मोड। इस कथन का यही अर्थ है कि कवि पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। दूसरे शब्दों में, जिनके पास जन्मजात प्रतिभा होती है वही कवि बन सकता है। प्रतिभा के कारण ही कविता में नवीनता आती है। इसके आधार पर ही कवि नई नई कल्पनाओं का निर्माण करता है। वह उसी प्रकार के आधार पर शब्द चित्रों और भाव चित्रों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार पाश्चात्य के कथन के अनुसार भी ये जो प्रतिभा है वह नैसर्गिक होती है, जन्मजात होती है। पोएट्स आर बॉर्न नॉट मोड, अर्थात ही कवि पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता है, अर्थात जन्म से ही। तो इस प्रकार की प्रतिभा शक्ति जिनके पास होती है वही कवि बन सकते हैं। प्रतिभा का जो कारण है, या प्रतिभा के कारण कविता में एक प्रकार की नवीनता आती है। इसी प्रतिभा के आधार पर ही कवि क्या करता है, नई नई कल्पनाओं का निर्माण करता है। वह उसी प्रकार के आधार पर शब्द चित्रों का और भाव चित्रों का निर्माण करता है। शब्दों के माध्यम से एक चित्र उपस्थित करता है, जिसे शब्द चित्र कहा गया है। उसके साथ ही अपनी जो भावना है, उन भावनाओं का वह चित्र प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार शब्द चित्रों और भाव चित्रों का निर्माण करने का काम भी प्रतिभा शक्ति ही करती है। आचार्य राजेश्वर के अनुसार भी प्रतिभा दो प्रकार की होती है। आचार्य राजेश्वर दो प्रकार की प्रतिभा शक्ति को मानते हैं। उनके अनुसार पहली जो प्रतिभा शक्ति है वह चारित्रिक कार्यजीवी प्रतिभा है, और दूसरी जो प्रतिभा है वह भावचित्री प्रतिभा है। तो ये चारित्रिक कार्यजीवी प्रतिभा क्या है? तो इस प्रकार की जो प्रतिभा है, जो प्रतिभा काव्य निर्माण करने के लिए सहायता करती है, उसे चारित्रिक प्रतिभा शक्ति कहते हैं या चारित्रिक प्रतिभा कहते हैं। कार्य करने वाली प्रतिभा शक्ति, अर्थात ये कार्य कौन सा कर रही है? साहित्य लेखन का कार्य कर रही है। तो दूसरा जो प्रकार है वो भावचित्री प्रतिभा का है। काव्य निर्माण करने के पहले कवि के लिए रसास्वादन करना आवश्यक है। जो कवि रस का अनुभव नहीं कर सकता वह मौलिक कविता नहीं लिख सकता, और इसीलिए कवि के पास इन दोनों प्रकार की प्रतिभाओं का होना आवश्यक है। जैसे कोई कवि किसी कविता का निर्माण कर रहा है, जिस समय वह अपने जो भी भाव है, अपने अनुभवों को अभिव्यक्त कर रहा है, या जिस समय वह अनुभव प्राप्त करता है, उसी समय उसका वह रस स्वादन करता है। अर्थात कविता को शब्दों का रूप देने से पहले वह उसका रसास्वादन करता है। अगर इस प्रकार की स्थिति नहीं है तो वह एक उत्कृष्ट काव्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार की दूसरी जो प्रतिभा शक्ति है, भावचित्री प्रतिभा शक्ति, वो बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। काव्य निर्माण करने से पहले कवि के लिए रसास्वादन करना आवश्यक है, और इस प्रकार की जो भावचित्री प्रतिभा है वह कवि के ये जो अनुभव है, अनुभव के साथ वह रस का पान करते हैं, रसास्वादन करते हैं, और इस प्रकार जब होता है तब वह अर्थात एक उत्कृष्ट काव्य का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये दोनों प्रकार की जो प्रतिभा शक्ति है, आचार्य राजेश्वर के अनुसार चारित्रिक कार्यजीवी प्रतिभा, जो प्रतिभा काव्य निर्माण के लिए सहायता करती है, और दूसरी भावचित्री प्रतिभा जो काव्य निर्माण करने के पहले रसास्वादन करवाती है, और इन दोनों की आवश्यकता काव्य निर्माण के लिए है। तो इस प्रकार का विचार आचार्य
राजेश्वर व्यक्त करते हैं। आचार्य रुद्रट के अनुसार भी प्रतिभा दो प्रकार की होती है, एक सहजा प्रतिभा है और दूसरी उत्पाद्य प्रतिभा है। तो सहजा प्रतिभा क्या है? तो इस प्रकार की जो प्रतिभा है वह निसर्ग प्रदत्त होती है, अर्थात वह जन्मजात होती है। लेकिन सहजता से प्राप्त होने वाली जो प्रतिभा शक्ति है, सहजता यानी कि जन्म के साथ जो ईश्वर ने प्रदान की है, जिसको हम नैसर्गिक प्रतिभा शक्ति कहते हैं, या किसी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, सहजता से प्राप्त होने वाली जो प्रतिभा शक्ति है, या उसको ही जन्मजात प्रतिभा शक्ति कहा गया है। आचार्य रुद्रट के अनुसार वह सहजा प्रतिभा शक्ति है। दूसरा उत्पाद्य प्रकार की प्रतिभा शक्ति, ऐसी प्रतिभा जन्मजात नहीं होती है, उसे हम बाद में कई प्रयत्नों से प्राप्त कर सकते हैं। उत्पाद्य यानी जिसका उत्पादन किया जाता है, जिसका निर्माण किया जाता है, जिसको प्राप्त किया जाता है। और इस प्रकार की जो उत्पाद्य प्रतिभा है उसको हम जन्म के बाद अन्य प्रयत्नों से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से प्रयत्न हम कर सकते हैं जिससे इस प्रकार की प्रतिभा शक्ति हमें प्राप्त होती है? तो कई सारे आधार हैं, कई सारे मार्ग हैं जिस पे चलकर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उत्पाद्य के अंतर्गत आचार्य रुद्रट के अनुसार जिसमें साहसंग है, लोकानुभव है, अध्ययन है, अभ्यास है आदि के द्वारा हम इस प्रकार की प्रतिभा को प्राप्त कर सकते हैं। किसी के संग रहकर उनके अनुभवों को देखकर, समझकर, सुनकर हम अपनी प्रतिभा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लोगों का अनुभव है, लोकानुभव के माध्यम से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हम अध्ययन कर, अभ्यास कर उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये दो प्रकार की प्रतिभा शक्ति है। तो इस प्रकार प्रतिभा शक्ति के अंतर्गत हमने देखा है कि प्रतिभा शक्ति दो प्रकार की होती है, जन्मजात होती है और दूसरी जन्म के बाद भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं उन्होंने जन्मजात प्रतिभा शक्ति को ही महत्वपूर्ण माना है। प्रतिभा शक्ति क्या है? तो वह अंतःकरण की शक्ति है जिसमें रचना और निर्माण की विरल क्षमता होती है, वह जन्मजात होती है, उसको ही नैसर्गिक प्रतिभा शक्ति कहा है। कुछ विद्वानों ने ईश्वर प्रदत्त शक्ति का उल्लेख किया है और इस प्रकार की जो प्रतिभा शक्ति होती है वह निर्माण और रचना की विरल क्षमता रखती है। आचार्य वामन ने इस प्रकार की प्रतिभा शक्ति को कविता बीज प्रतिभा नभ इस प्रकार कहा है। कविता का बीज क्या है? प्रतिभा है। तो आचार्य राजेश्वर ने कार्यत्रिक कार्यजीवी प्रतिभा और भावचित्री प्रतिभा का उल्लेख किया है। रुद्रट ने सहजा प्रतिभा और उत्पाद्य प्रतिभा इस प्रकार के प्रतिभा का उल्लेख किया है। तो इस दृष्टि से साहित्य का निर्माण करने के लिए प्रतिभा शक्ति का होना आवश्यक है। आचार्य भामह के अनुसार प्रतिभा शक्ति काव्य की आत्मा है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।